हेलो एंड वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ स्प्रिंगबोर्ड एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जून महीने के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के ऊपर में चर्चा करेंगे। और इसमें जो सबसे पहले जो जून महीने की चर्चित यात्राएं रही है, नोटेबल विजिट्स रही है, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसमें सबसे पहले जो भारतीय प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्राएं की गई थी, उनमें जो है वो हम देखेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स रहे हैं। सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा कनाडा की यात्रा की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कनाडा के कनानास्किस शहर में G7 की जो आउटरीच समिट कंडक्ट की जा रही है, G7 की आउटरीच समिट, उसमें पार्टिसिपेट किया गया। G7 एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, 7 कंट्रीज जिसमें शामिल है। और G7 की समिट चल रही है कहाँ पे? कनाडा के कनानास्किस शहर में। और इसमें G7 समिट के साथ साथ में G7 आउटरीच समिट कंडक्ट करवाई जा रही थी, और उसमें भारत को न्योता प्राप्त हुआ था। और भारत से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कनाडा के कनानास्किस इस G7 आउटरीच समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे थे। तो कहाँ हुई थी ये समिट? कनाडा के कनानास्किस शहर में। और कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। कौन है प्रधानमंत्री? मार्क कार्नी। मार्क कार्नी के साथ में भारतीय प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठक हुई। और इस द्विपक्षीय बैठक में कुछ मुद्दों के ऊपर में बातचीत हुई, जिसमें सबसे पहला जो मुद्दा था वो हाई कमिश्नर की बहाली को लेकर के था। 2023 के बाद में जो है वो भारत ने हाई कमिश्नर बुला लिए थे। भारत के जो राजदूत होते हैं, उच्चायुक्त होते हैं, उनको वापस बुला लिया गया था। और अब इस यात्रा के बाद में ये डिसीजन लिया गया है कि जो है वो कनाडा में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति पुनः की जाएगी। तो इससे क्या होगा? इससे जो भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, भारत के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं कनाडा के साथ में, वो उनमें सुधार जो है वो आएगा। दूसरा जो है वो एक डिसीजन लिया गया इनके साथ में बैठक में कि जो अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड अग्रीमेंट है। कौन सा अग्रीमेंट? अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड अग्रीमेंट। प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौता। प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौता, इसको जो है वो पुनः प्रारंभ किया जाएगा। अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड अग्रीमेंट को भारत और कनाडा के बीच में पुनः शुरू किया जाएगा। पहले एक बार इस पर बातचीत हुई थी, लेकिन बीच में जो है वो इस पर बातचीत बंद हो गई थी। अब इसे पुनः जो है वो इस पर चर्चा की जाएगी। तो प्रारंभिक जो है वो प्रगति व्यापार समझौते में लाई जाएगी, ताकि अल्टीमेटली जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया जा सके। अगर हम कहें CEPC जिसे कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इस पर जो है वो बातचीत जारी की जा सके। जो ये अल्टीमेट गोल है हमारा कि जो व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है, उस पे बातचीत आगे बढ़ाई जा सके। तो उम्मीद हो गई है अभी कि जब एक बार प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौता पर वार्ता शुरू हुई है, तो आगे चल करके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर भी जो है बातचीत जरूर होगी। तो ये जो है वो बात हुई कनाडा की। कनाडा की यात्रा की G7 आउटरीच समिट में। कनाडा के शहर कनानास्किस में जो है वो ये G7 का आउटरीच समिट आयोजित किया जा रहा था। और इसमें जो है एक तो जो भारत के उच्चायुक्तों की बहाली की बातचीत की गई, और दूसरा जो है वो ये दोनों ट्रेड अग्रीमेंट, इनके बारे में बातचीत की गई। तो भारतीय प्रधानमंत्री के कनाडा दौरे की बात करें तो कनाडा के कनानास्किस जो है वो शहर में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था, इसमें भाग लिया। प्रधानमंत्री हैं कनाडा के वर्तमान में मार्क कार्नी।
इनके साथ में एक द्विपक्षीय बैठक भारतीय प्रधानमंत्री ने की और पहली बात तो जो है वो उच्चायुक्तों की नियुक्ति करने पर सहमति जताई। जो हाई कमिश्नर है उनकी नियुक्ति जो है वो 2023 के बाद में वापस से की जाएगी, इस पर सहमति जताई। दूसरा, प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौता, अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड अग्रीमेंट ईपीटीए पर नेगोशिएशन प्रारंभ किए जाएंगे ताकि जो है वो भविष्य में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर में बातचीत की जा सके। तो इन चार बातों की जो है वो हमें ध्यान रखना है कनाडा यात्रा के दौरान, इन चार बातों को जो है वो हम याद रखना है। इसके बाद में भारतीय प्रधानमंत्री ने जो है वो साइप्रस की यात्रा की। इसी दौरान जो है वो इसी यात्रा के अंदर में साइप्रस एक देश है, वहां पर जो है वो वहां की यात्रा की। तो 23 सालों के अंदर में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री है जिसने साइप्रस की यात्रा की है। वहां पे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड। ये जो है वो सम्मान साइप्रस देश के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया और 23 सालों के अंदर में साइप्रस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं श्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री को साइप्रस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, क्या नाम है अवार्ड का? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड, इससे जो है वो सम्मानित किया गया। और तीसरा जो देश है वो है क्रोएशिया। क्रोएशिया की यात्रा की भारतीय प्रधानमंत्री ने और कोई पहला भारतीय प्रधानमंत्री है जिसने क्रोएशिया की यात्रा की है। तो इन तीन जो देश हैं, इन तीन देशों की यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। एक तो पहला कनाडा, दूसरा साइप्रस और तीसरा क्रोएशिया। तो ये तीन यात्राएं जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री जी की नोटेबल विजिट्स रही। इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पराग्वे के राष्ट्रपति जो है वो भारत आए हैं। पराग्वे के राष्ट्रपति है सेंटियागो पेना पालासियोस। क्या नाम है? सेंटियागो पेना पालासियोस। और ये राजकीय यात्रा पर आए हैं। ये पराग्वे के दूसरे राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर पहुंचे। तो हमें नाम याद रखना है, क्या नाम है? सेंटियागो पेना पालासियोस। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? पराग्वे के राष्ट्रपति है, भारत की यात्रा पर आए और ये पराग्वे के किसी राष्ट्रपति की भारत की दूसरी यात्रा है। तो ये हमें जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो हम इंपॉर्टेंट विजिट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट विजिट्स में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी, उसके जो अध्यक्ष हैं मसातो कांडा। क्या नाम है एडीबी के अध्यक्ष का? मसातो कांडा। ये जो है वो भारत आए, पहली आधिकारिक यात्रा की भारत की। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं ये। और इनके आने की जो है वो पीछे क्या क्या मुख्य परिणाम रहे, तो भारत को इन्होंने जो है वो 10 अरब डॉलर की जो है वो पहल की है। 10 अरब डॉलर का जो है वो ऋण देने की पहल की है। किसके लिए? शहरी बुनियादी ढांचे के रूपांतरण के लिए। जो अर्बन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है वो डेवलप करने के लिए, टू ट्रांसफॉर्म अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, सॉवरेन लोन्स ऑफ $10 बिलियन फॉर अ 5 ईयर, 5 साल के लिए जो है वो दिया गया, 5 वर्षीय जो है वो दिया गया है ये ऋण। किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के द्वारा। कौन आया था भारत? एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा जो है वो भारत आए थे। ये बेसिकली एक अर्बन चैलेंज फंड है। अर्बन चैलेंज फंड है। अर्बन चैलेंज फंड पर जो है वो ये आधारित है और इसके तहत जो मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, तीव्र परिवहन के जो गलियारे हैं उनका विकास किया जाएगा, शहरी जो सेवाएं हैं उनके अंदर में सुधार का प्रयास किया जाएगा। तो ये जो है वो हमने देखा कि भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष है मसातो कांडा, उन्होंने भारत की आधिकारिक यात्रा की, पहली बार यात्रा की थी। 10 बिलियन डॉलर का जो है वो लोन दिया है। किसके लिए? अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिया है। और इसके तहत जो है वो ये अर्बन चैलेंज फंड है, इसके ऊपर में ये कार्यक्रम आधारित है जिसमें भारत में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, क्षेत्रीय तीव्र परिवहन गलियारों और शहरी सेवाओं में सुधार का समर्थन जो है वो किया जाए। अब एडीबी के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं कि ये एडीबी क्या है,
क्यों बनाया गया है, इसका जो है स्थापना कब की गई थी। तो एडीबी जो है वो एक मल्टी डेवलपमेंट बैंक है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, बहुपक्षीय विकास बैंक है, जो हमारा एशिया पैसिफिक रीजन है, एशिया प्रशांत क्षेत्र है, उसको जो है वो आसानी से लोन मिल सके, उसका जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। तो इसके लिए जो है वो 1966 में 1966 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी, और भारत जो है वो इसका एक संस्थापक सदस्य है। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एडीबी, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। फिलीपींस के मनीला शहर के अंदर में इसकी जो है वो मुख्यालय है। मनीला जो है वो फिलीपींस की राजधानी है, और मनीला के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है एडीबी का। तो ये जो है वो कुछ एडीबी के बारे में हमने बातचीत कर ली। तो ये हमारी नोटेबल जो है विजिट्स रही। पहली तो हमने जो 3 यात्राएं देखी, भारतीय प्रधानमंत्री जी की, कनाडा की, साइप्रस की और क्रोएशिया की, और उसके बाद में जो एडीबी के अध्यक्ष हैं मसातो कांडा, उनकी जो भारत यात्रा देखी, और पराग्वे के जो राष्ट्रपति आए थे भारत, उनके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं चर्चित व्यक्तित्व के बारे में। तो जून महीने के अंदर में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में कौन कौन व्यक्ति जो है वो चर्चा में रहे हैं, उसमें से जो है वो सबसे पहली जो है वो महिला है एनालेना बेरबॉक। कौन है? एनालेना बेरबॉक। एनालेना बेरबॉक बेसिकली जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री है, और इनको जो है वो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अगले अध्यक्ष के रूप में जो है वो चुना गया है। और ये इस पद को संभालने वाली, जो हम कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप की पहली महिला है। और जो महासभा जो है यूएन की होती है, यूएन की महासभा की नेतृत्व करने वाली जो है कुल 5वीं महिला जो है वो ये बन गई है। क्या नाम है इनका? एनालेना बेरबॉक। तो नाम याद रखना है, एनालेना बेरबॉक जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री है। वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस की जो महासभा है उसके 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है इन्हें। वेस्टर्न यूरोप की जो ऐसी जो है वो पहली महिला है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा का इतिहास उठाकर देखें तो ऐसा नेतृत्व करने वाली 5वीं महिला जो है वो ये बन गई है। वर्तमान के अंदर में जो अध्यक्ष है वो है फिलेमोन यांग, कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनके स्थान पर जो है वो एनालेना बेरबॉक जो है वो स्थान ग्रहण करेगी। तो एनालेना बेरबॉक के बारे में हमको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण जो है वो पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट जो है चर्चित व्यक्तित्व ली जे म्यांग। ली जे म्यांग जो है वो दक्षिण कोरिया के जो है वो हाल ही के अंदर में 14वें राष्ट्रपति चुने गए। ये दक्षिण कोरिया की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके नेता है। तो दक्षिण कोरिया के हाल ही के अंदर में जून महीने के अंदर में राष्ट्रपति किसको चुना गया है? ली जे म्यांग को चुना गया है। तो नाम याद रखेंगे, ली जे म्यांग। इसके बाद में हम जो है वो नेक्स्ट व्यक्तित्व देखते हैं। नेक्स्ट व्यक्तित्व है करोल नवरोकी। करोल नवरोकी जो है वो पोलैंड के नए राष्ट्रपति चुने गए। पोलैंड के जो पार्टी है राष्ट्रवादी रूढ़िवादी लॉ एंड जस्टिस पार्टी, इसका इनको समर्थन प्राप्त है, और इन्होंने जो है वो राफेल ट्रजास्कोवस्की को हराया था। किसको हराया था? राफेल ट्रजावस्की को हरा करके जो है वो ये कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? पोलैंड के नए राष्ट्रपति चुने गए। क्या नाम है? करोल नवरोकी। नाम याद रखना, करोल नवरोकी। और कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए। कम से कम ये 2 बातें हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट व्यक्ति है डिक शुफ। डिक शुफ जो है वो इन्होंने इस्तीफा दिया है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के पद से, और इनकी जो है वो पार्टी सरकार जो है वो 11 महीने पहले ही बनी थी, और 11 महीने पुरानी सरकार इनकी गिर गई, क्योंकि जो पीवीवी इनकी जो सहयोगी पार्टी थी उन्होंने गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लिया था, और इसकी वजह से जो इन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शुफ जो बने थे 11 महीने पहले, उन्होंने जो क्या दे दिया है, अभी वर्तमान में इस्तीफा दे दिया है। तो ये नीदरलैंड के बारे में न्यूज होगी, डिक शुफ के बारे में न्यूज होगी। नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट है लुइस मोंटेनेग्रो। लुइस मोंटेनेग्रो जो है वो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में वापस जो है वो नियुक्त हुए हैं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त हुए हैं। कौन? लुइस मोंटेनेग्रो। तो याद रखेंगे लुइस मोंटेनेग्रो का नाम। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त कौन हुए हैं? लुइस मोंटेनेग्रो। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, नेक्स्ट है सिदी ओलत्ता। सिदी ओलत्ता जो मॉरिशस से संबंधित है। कहां से संबंधित है? मॉरिशस के इकोनॉमिस्ट हैं बड़े, और इन्हें
जो अफ्रीका का डेवलपमेंट बैंक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, उनके 90 अध्यक्ष के रूप में चुना गया। कौन से अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 90 अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मॉरिशस के इकोनॉमिस्ट है, मॉरिशस के अर्थशास्त्री हैं, वे जो है 1 सितंबर 2025 से 5 साल के लिए जो है वो पदभार ग्रहण करेंगे। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक था एडीबी, उसी तरीके से अफ्रीकी देशों ने एक अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक बना रखा है। उसके 90 अध्यक्ष के रूप में सीदी औलद ताह को जो है वो चुना गया है। सीदी औलद ताह कहाँ के रहने वाले? मॉरिशस के रहने वाले हैं। मॉरिशस के इकोनॉमी जो है वो है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट अगेन एक महिला है, ब्लेज मेट्रोवेली। ब्लेज मेट्रोवेली जो है वो ब्रिटेन की एक जो खुफिया एजेंसी है MI6, क्या नाम है? MI6, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6, उसकी जो है वो 18वीं प्रमुख चुनी गई है। और ब्रिटेन की जो ये खुफिया एजेंसी MI6, इसके 100 साल पुराने इतिहास में पहली बार कोई महिला जो है वो इसका नेतृत्व कर रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट महिला हो जाती है ब्लेज मेट्रोवेली। तो ब्लेज मेट्रोवेली कहाँ से, किससे संबंधित है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन की जो खुफिया एजेंसी है, उस खुफिया एजेंसी का MI6 का जो नेतृत्व करने वाली पहली महिला जो इतिहास में हो गई है ब्लेज मेट्रोवेली। इसके बाद में जो है हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओपल सुचाता चुआंगश्री। ये जो हैदराबाद के अंदर में एक मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो 72वां जो संस्करण आयोजित हुआ था, उसमें इनको मिस वर्ल्ड का खिताब जो है वो प्राप्त हुआ है हैदराबाद के अंदर में। ये थाईलैंड के रहने वाली है। ओपल सुचाता चुआंगश्री थाईलैंड की रहने वाली है और हैदराबाद के अंदर में मिस वर्ल्ड 2025 का जो इनको खिताब प्राप्त हुआ है। और हालांकि बाद में जो है वो इनसे ये खिताब वापस ले भी लिया गया, वो आगे की न्यूज के अंदर में हम कवर कर लेंगे। तो 2025 के अंदर में मिस वर्ल्ड का जो है वो खिताब किसे दिया गया? ओपल सुचाता चुआंगश्री को। कहाँ की रहने वाली है? ये थाईलैंड की रहने वाली है। और भारत की तरफ से कोटा की जो नंदिनी, राजस्थान के कोटा की जो नंदिनी है, वो टॉप 8 फाइनलिस्ट के अंदर में जगह बनाई थी, उससे आगे जो है वो नहीं बढ़ पाई। तो कोटा की नंदिनी का नाम अपने को याद रखना है। तो मिस वर्ल्ड 2025 के लिए भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? कोटा की नंदिनी ने प्रतिनिधित्व जो है वो किया था। इसके बाद में अगला व्यक्तित्व हम देखते हैं। अगले व्यक्ति है टॉम क्रूज। टॉम क्रूज हॉलीवुड के एक एक्टर हैं, नाम सुना होगा आपने इसलिए न्यूज में क्योंकि इन्होंने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनकी एक मूवी है मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग, और इस मूवी के अंदर में इन्होंने 16 बार जलते हुए पैराशूट से जो है वो छलांग लगाई थी। हेलीकॉप्टर से जलते हुए पैराशूट से वो उतरे और फिर जो है वो खुद को उससे अलग करके एक जो सेकंड पैराशूट होता है वो जो है वो उन्होंने यूज किया। तो ऐसा कितनी बार किया? 16 बार जो है वो किया। तो सबसे अधिक जो है वो इस प्रकार की छलांगे लगाने का रिकॉर्ड बनाया, तो इसलिए उनका नाम अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर में दर्ज कर लिया गया है। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो हम व्यक्तित्व देखते हैं। नेक्स्ट व्यक्तित्व है एटियन एमिल बाइल्यू। एटियन एमिल बाइल्यू ये फ्रांस के वैज्ञानिक है। इन्होंने बेसिकली अबॉर्शन की एक पिल को डिस्कवर किया है और इस पिल जो है वो काफी सुरक्षित मानी गई है, काफी किफायती जो है वो मानी गई है और सर्जिकल अबॉर्शन की तुलना के अंदर में जो है वो इसका यूज करना जो है काफी ठीक माना गया है। ये पिल जो है वो RU486 माइफ्रे माइफेप्रिस्टोन के नाम से जो है वो जानी जाती है। RU486 माइफेप्रिस्टोन के नाम से जानी जाती है। ये जो है वो अबॉर्शन की एक पिल है RU486 माइफेप्रिस्टोन, और ये अच्छा अफोर्डेबल और सेफ ऑल्टरनेटिव है टू सर्जिकल अबॉर्शन। इसका आविष्कार किसने किया है? एटियन एमिल बाइल्यू ने जो है वो इसका आविष्कार किया है। तो ये ध्यान रखेंगे हम इनका नाम। नेक्स्ट जो है वो न्यूज देखते हैं हम, नेक्स्ट व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है फेडरिक फोर्सिथ। फेडरिक फोर्सिथ एक राइटर है, ब्रिटिश राइटर हैं और हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये पूर्व जासूस भी है, फॉर्मर स्पाई भी है और इन्होंने 1962 में फ्रांस के राष्ट्रपति थे चार्ल्स डी गॉल, इनकी हत्या के प्रयास से प्रेरित एक राजनीतिक थ्रिलर भी लिखा था, द डे ऑफ जैकल। तो द डे ऑफ जैकल का नाम याद रखना है। द डे ऑफ जैकल एक जो है वो पॉलिटिकल थ्रिलर लिखा गया था, किसके द्वारा? फेडरिक फोर्सिथ के द्वारा, जो कि कहाँ के लेखक हैं? ब्रिटेन के, ब्रिटिश लेखक हैं फेडरिक फोर्सिथ। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो पर्सनैलिटी देखते हैं हम। नेक्स्ट पर्सनैलिटी है उरिया रेनी। उरिया रेनी बेसिकली फुटबॉल का एक प्रतियोगिता होती है जिसका नाम है प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग के अंदर जो मैच के रेफरी होते हैं, तो पहले अश्वेत मैच के रेफरी जो है वो कौन थे? उरिया
रैनी जो है वो पहले ब्लैक रेफरी कह सकते हैं, जो है वो प्रीमियर लीग के पहले अश्वेत रेफरी, फर्स्ट ब्लैक रेफरी इन द प्रीमियर लीग फुटबॉल, और इनका हाल ही के अंदर में निधन हो गया। ये जमैका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जमैका के रहने वाले थे। इसके बाद में जो है वो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आलियावती लोंगकुमेर। आलियावती लोंगकुमेर बेसिकली भारतीय है और इन्हें उत्तर कोरिया के अंदर में भारत की ओर से राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया है, एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 2021 के अंदर में जुलाई में भारत ने उत्तर कोरिया में अपना दूतावास बंद कर दिया था और दिसंबर 2024 के अंदर में फिर से वापस खोल दिया गया था। तो वर्तमान में किसकी नियुक्ति की गई है? आलियावती लोंगकुमेर की उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया के अंदर में एम्बेसडर, भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्ति की गई है। इसके बाद में जो है वो हम नेक्स्ट व्यक्तित्व देखते हैं। नेक्स्ट व्यक्ति है अनंता चंद्रकासन, जो MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनका प्रोवोस्ट जो है वो नियुक्त किया गया है और इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले शैक्षणिक विद्वान है। फर्स्ट जो है वो इंडियन बॉर्न एकेडमिक है टू होल्ड दिस पोजीशन, और ये जो है वो सुपरविजन वगैरह, प्लानिंग वगैरह जो है वो इसके ऊपर में ध्यान देंगे। तो कहाँ पे? MIT के अंदर में क्या नियुक्त किया गया है? प्रोवोस्ट नियुक्त किया है। किसे? अनंता चंद्रकासन, और ये पद संभालने वाले पहले भारतीय मूल के शैक्षणिक विद्वान होंगे। तो इस प्रकार से हमने जो है वो प्रमुख पर्सनैलिटी कौन कौन जो है वो न्यूज में रही उसके बारे में, उनके बारे में, सबके बारे में हमने जाना। तो नेक्स्ट जो है वो हम जो चर्चित स्थान कौन कौन से रहे थे उनके बारे में देखते हैं। पाकिस्तान जो है वो अभी वापस न्यूज में है। आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में P5 होते हैं, परमानेंट जो है वो 5 मेंबर्स होते हैं। उसके अंदर में आपको पता होगा कि एक तो USA है, एक रशिया है, एक चाइना है, एक UK है और एक फ्रांस है। ये 5 तो जो है वो परमानेंट मेंबर है। इसके बाद में P5 के अलावा 10 और अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका जो है वो कार्यकाल जो है वो 2 साल का होता है। हर 2 साल के अंदर में वो चेंज होते हैं। तो अभी जो है वो पाकिस्तान UNSC का अस्थायी सदस्य है और इस अस्थायी सदस्य के होते हुए पाकिस्तान को जो है वो तालिबान प्रतिबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एक तरीके से हास्यास्पद है कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली करने के लिए आपने बांध दिया है। तो तालिबान प्रतिबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये करती क्या है? तो तालिबान के ऊपर में जो सैंक्शंस लगाए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, उनकी देखरेख करने का काम जो है वो ये समिति करती है। हालांकि कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं है क्योंकि बाकी सब मेंबर्स होते हैं, वीटो नहीं होता है इनके पास में, P5 के पास में वीटो होता है। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर है तो वो सारे सहमति के साथ में जो क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो 2025-26 के कार्यकाल के दौरान UNSC आतंकवाद रोधी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में भी ये जो है वो पाकिस्तान काम करेगा। तो नेक्स्ट जो है वो पाकिस्तान देख लिया हमने। इसके बाद में नेक्स्ट है माउंट एटना। माउंट एटना बेसिकली आप इटली का मैप देखोगे, अभी देखते हैं इटली का मैप। इटली के मैप के अंदर में नीचे यहाँ पे ये इटली है, ये इटली है, ये इटली की राजधानी है, और ये यहाँ पे ये सिसिली द्वीप है इटली का। और ये सिसिली द्वीप पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट एटना, और ये ज्वालामुखी जो है वो भूमध्य सागर के अंदर में स्थित है। ये पूरा भूमध्य सागर है और ये द्वीप है भूमध्य सागर द्वीप, इसका ये इटली का ये द्वीप है। और इस द्वीप का जो ये ज्वालामुखी है इसमें जो है विस्फोट हुआ है जून माह के अंदर में, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ये भूमध्य सागरीय द्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एटना, यहाँ पे ज्वालामुखी है। और ये विश्व का सबसे सक्रिय संयुक्त ज्वालामुखी है, स्ट्रेटोवोल्केनो है, और यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। साथ में इसको यूनेस्को की जो है वो विश्व विरासत धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त हुई है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कौन? माउंट एटना। तो ये माउंट एटना के बारे में जो है वो हमने देखा। इसके बाद में हम जो है वो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।
नेक्स्ट है वियतनाम। वियतनाम इसलिए न्यूज में क्योंकि ये ब्रिक्स का 10वां जो है वो साझेदार बना है, पार्टनर बना है। ब्रिक्स जो है वो कंट्रीज, हमें पता है कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो है वो इनके द्वारा एक स्थापित जो है वो समूह है। इसके अंदर में कुछ पार्टनर कंट्रीज होती है जिनकी संख्या बढ़कर के अब जो है वो 10 हो गई है, और वियतनाम जो है वो 10वां भागीदार बन गया है। तो ब्रिक्स का 10वां भागीदार बन गया है। और कौन कौन है वियतनाम के अलावा? बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान, ये सारे देश ब्रिक्स के पार्टनर कंट्रीज के रूप में शामिल है। वियतनाम जो है वो 10वां इसके अंदर में, इस सूची के अंदर में अपडेट हुआ है। तो इस प्रकार से जो है वो हमने अभी न्यूज में रहने वाले सभी चर्चित स्थानों को देखा। अब आगे जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में हम डिस्कशन करते हैं। देखेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक अपना संगठन और समितियां। संगठन और समिति के अंदर में जो सबसे पहला हमने पढ़ा, जो G7 समिट हुआ, कहाँ पे हुआ था? कनाडा में। कनाडा के कौन से शहर में? कनाना किस शहर के अंदर में हुआ था, उसके बारे में देखते हैं। वहां पे कुछ जो क्या क्या प्रमुख परिणाम रहे। तो 51वां शिखर सम्मेलन जो है वो G7 का कहाँ पे हुआ? कनाना किस कनाडा के अंदर में 15 से 17 जून के बीच में हुआ था। तो एक तो वहां पे कनाना स्किस वाइल्ड फायर चार्टर, इसके ऊपर में जो है वो साइन किए गए। कनाना स्किस वाइल्ड फायर चार्टर किसके लिए? जो भी जंगलों के अंदर में विनाशकारी आग जो लग जाती है, उसके प्रभावों को प्रतिबंधित करने के लिए जो है वो सहमति बनी। भारत ने भी जो है इसके ऊपर में सहमति जताई। तो एक तो ये नाम याद रखना, कनाना स्किस वाइल्ड फायर चार्टर। वाइल्ड फायर, जंगल की आग। कहाँ पे हुआ था सम्मेलन? कनाना स्किस में हुआ था। तो कनाना स्किस और चार्टर आगे नाम जोड़ना है, तो कनाना स्किस वाइल्ड फायर चार्टर। दूसरा जो है वो G7 का क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान। क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान जो है, इसके ऊपर में सहमति जो है वो जताई गई। इसमें महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन और इनको उत्पादन को जो है विविधतापूर्ण बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके ऊपर में जो है सहमति बनी, इसकी कार्य योजना बनेगी। भारत ने जो है इसका जो है वो समर्थन जो है वो किया। एक तो ये है G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान। इसके बाद में जो अप्रवासी तस्कर तस्करी रोकथाम और प्रतिरोध गठबंधन जो है वो बनाया गया। भारत के द्वारा जो लगातार छठी बार आउटरीच देश के रूप में जो है वो इस समारोह के अंदर में भाग लिया गया, और कुल 12वीं बार जो है वो इस समारोह के अंदर में भाग लिया गया। तो G7 कंट्रीज का जो है वो सम्मेलन होता है, इसमें आउटरीच के रूप में दूसरे देशों को भी आमंत्रित किया जाता है। भारत की ओर से प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया था। इसके बाद में जो भारत की ओर से प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया था, तो वहां पे प्रधानमंत्री जी का एक स्पीच भी हुआ था, जो कि ऊर्जा सुरक्षा के ऊपर में, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर में भारतीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वो बताया था। एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में, डाइवर्सिफिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंश्योर एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, एक सत्र को संबोधित किया था जो कि ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित रहा था। तो ये हो गया हमारा G7 का समिट, जो कि कहाँ हुआ था? कनाडा के कनाना स्थित शहर के अंदर में हुआ था। अब जो है वो नेक्स्ट बैठक देखते हैं। नेक्स्ट बैठक जो है वो एससीओ के, रक्षा मंत्रालय की बैठक। एससीओ एक संगठन है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका भारत एक सदस्य है। रक्षा मंत्रियों की बैठक होती है जिसमें सभी देशों के जो रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं, तो उन्होंने जो है वो भारत की ओर से भाग लिया। भारत के द्वारा जो इनका फाइनल संयुक्त घोषणा थी, उससे ऊपर में हस्ताक्षर नहीं किए गए, क्योंकि भारत की ओर से पहलगाम अटैक जो हुआ था उसकी निंदा करने का प्रस्ताव रखा गया था। तो लेकिन इस बात को पाकिस्तान और चीन के द्वारा जो है वो विरोध किया गया, क्योंकि पाकिस्तान और चीन भी एससीओ के मेंबर है, और इस बात को शामिल नहीं किया गया, पहलगाम हमले की निंदा को शामिल नहीं किया गया। इस वजह से जो भारत ने इसके ऊपर में जो हस्ताक्षर था, संयुक्त घोषणा के ऊपर में हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। तो ये कहाँ पे हुआ था? चिंगदाओ, चीन में। चीन के चिंगदाओ शहर के अंदर में एससीओ के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा जो है वो ये सम्मेलन आयोजित, बैठक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है वो नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का जो सम्मेलन किया गया था नेदरलैंड के हेग शहर में। कहाँ पे? नेदरलैंड के हेग शहर के अंदर में आयोजन किया गया था। और वहां पे जो है वो डिफेंस के ऊपर में
जो नाटो कंट्रीज है कितना कितना पैसा खर्च कर रही है अपने जीडीपी का, उसको उसको बढ़ाने के लिए सहमति बनी। तो इस बात पर सहमत हुए सभी देश की जो डिफेंस के ऊपर में पैसा खर्च किया जाता है, तो जीडीपी का 2 से 5% तक जो है वो रक्षा के लिए खर्च किया जाएगा 2035 तक। कब तक? 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 2 से 5% तक रक्षा और सुरक्षा व्यय बढ़ाने के ऊपर में सहमत हुए। और इसमें कहा गया है कि जो कोर डिफेंस रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मुख्य इनकी घरेलू रक्षा आवश्यकताएं हैं, मुख्य रक्षा आवश्यकताएं, उनके ऊपर में तो 3.5% का जो है वो जीडीपी का खर्च करेंगे ये लोग। और जो डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के और इंडस्ट्री के, उनके ऊपर में जो है वो 1.5% तक का जो है वो जीडीपी का खर्च किया जाएगा। बुनियादी ढांचे और उद्योग जैसे रक्षा और सुरक्षा संबंधी इन्वेस्टमेंट निवेशों के ऊपर में 1.5% तक। तो टोटल जो है वो 2 से 5% तक का जो है वो कैप रखी गई है नाटो देशों के द्वारा। ये सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? हेग, नीदरलैंड के अंदर में आयोजित किया गया था। नाटो बेसिकली यूरोप के वर्तमान के अंदर में 32 जो है वो इसमें कंट्रीज है। मूल रूप से इसमें 12 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 12 देश शामिल थे। और अभी हाल के अंदर में जो नवीनतम देश है वो स्वीडन है। नाटो के अंदर में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? स्वीडन जो है वो नवीनतम गठबंधन के अंदर में शामिल होने वाला देश है। इसकी स्थापना 1949 में 1949 के अंदर में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, जहां एक तरफ सोवियत संघ जो है वो विस्तार काफी तेजी से कर रहा था, उसको काउंटर करने के लिए एक उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी की गई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की गई थी, जिसको वॉशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वॉशिंगटन संधि या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। और उस संधि के माध्यम से जो है वो हस्ताक्षर कर दिए गए और नाटो की स्थापना की गई थी। नाटो जो है यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देश हैं कुल, तो मूल रूप से 12 देशों का संगठन था और ये राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। स्वीडन जो है वो नवीनतम सदस्य देश है जो कि नाटो के अंदर में शामिल हुआ। स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। और क्यों की गई थी? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूरोप में सोवियत यूनियन था वो लगातार विस्तार कर रहा था, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी या जिसे वॉशिंगटन संधि भी कहा जाता है, उसके ऊपर में हस्ताक्षर किए गए और इसके माध्यम से नाटो को जो है वो अस्तित्व में आया था। इसका मुख्यालय जो बेल्जियम के ब्रसेल्स में जो है वो है, इसका मुख्यालय है नाटो का। और इसका जो एक आर्टिकल 5 है वो काफी पॉपुलर है। वो ये कहता है कि अगर नाटो के किसी एक देश पर किसी ने हमला किया, गैर नाटो कंट्री ने अगर हमला किया, तो वो सभी नाटो कंट्रीज के ऊपर में हमला माना जाएगा। तो अभी तक एक बार ही जो है वो ये इफेक्ट में आया है, जब 9/11 अमेरिका के अंदर में हमले हुए थे, तब एक बार जो है वो इसको लागू किया गया था। और अभी जो नाटो के सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटो जो है वो इसके सेक्रेटरी जनरल है। तो मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रसेल्स, बेल्जियम की ब्रसेल्स के अंदर में जो है वो नाटो का मुख्यालय है। इसका जो मुख्य सिद्धांत देखें तो जो आर्टिकल 5 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये कहता है कि एक नाटो देश पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। और 2001 के अंदर में जो 9/11 की घटना हुई थी, उसके बाद में ये आर्टिकल जो इफेक्ट में आया था, प्रभावी हुआ था, एक बार लागू किया गया था केवल अभी तक। और अभी कौन है जो इनके जनरल सेक्रेटरी है? सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे जो है वो नाटो के जनरल सेक्रेटरी है। तो ये कुछ जो है वो महत्वपूर्ण बातें नाटो के ऊपर में होगी। अब जो है कुछ छोटे छोटे सम्मेलन है, उनको साथ साथ के अंदर में हम देख लेते हैं। एक सम्मेलन हुआ है ग्लेशियर संरक्षण के ऊपर में। पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था, कहाँ पे आयोजित किया गया था? ताजिकिस्तान के दुशांबे के अंदर। जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उनको रोकने के लिए जो है उनके ताजिकिस्तान के अंदर में आयोजित किया गया था, दुशांबे में, ताजिकिस्तान के। और ताजिकिस्तान तो था ही इसके अंदर में आयोजक, उसके साथ साथ में यूनेस्को और WMO वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसमें जो है वो आयोजक के रूप में, ऑर्गेनाइजर के रूप में रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान था, यूनेस्को था और विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और बेसिकली ग्लेशियरों के पिघलने, लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जो क्रायोस्फेरिक स्रोत होते हैं, जो मीठे पानी के स्रोत होते हैं, उनकी आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कोई जो है वो तत्काल एक्शन लेने की जरूरत है।
उससे संबंधित चर्चा करने के लिए ये सम्मेलन किया गया था। भारत की ओर से जो भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं श्री कीर्तिवर्धन सिंह, उन्होंने जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और अगर हम देखें तो जो वर्ष 2026 है, जो वर्ष 2025 है, उस 2025 को यानी वर्तमान वर्ष को जो है वो ग्लेशियर हैं उनके संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025 को किसके द्वारा किया गया है? यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है वो 2025 जो है वो उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, जो ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। और ये जो दशक है 2025 से लगा करके 2034 तक, ये जो 10 साल है, दशक है, इनको जो है वो डिकेड ऑफ एक्शन फॉर क्रायोस्फेरिक साइंस, क्रायोस्फेरिक विज्ञान के लिए कार्रवाई का दशक जो है वो घोषित किया गया। ये भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया है। तो ये सब बातें ग्लेशियर संरक्षण के ऊपर में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था उसके बारे में कहाँ पे हुआ? ताजिकिस्तान, दुशांबे के अंदर में हुआ। किसके किसके द्वारा आयोजन करवाया गया? ताजिकिस्तान के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। क्या उद्देश्य क्या था इसका? जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जो क्रायोस्फेरिक स्रोत है इनसे स्थायी मीठे पानी की आपूर्ति कहीं कम ना हो जाए, तो उसके लिए त्वरित कार्रवाई एक्शन की जाए। उसके ऊपर में भारत की ओर से जो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री है कीर्तिवर्धन सिंह, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और ये दो फैक्ट हमें याद रखने हैं कि एक तो जो वर्ष 2025 है इसको ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इट इज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। तो एक तो ये 2025 वाला ईयर याद रखना है, और दूसरा ये जो दशक है 2025 से 2034 तक वाला, इसको डिकेड ऑफ एक्शन फॉर क्रायोस्फेरिक साइंस, क्रायोस्फेरिक विज्ञान के लिए कार्रवाई का दशक जो है वो घोषित किया गया है। तो ये बातें कुछ हमें जो है वो याद रखनी है किसके बारे में? ग्लेशियरों के जो है वो संरक्षण से संबंधित। नेक्स्ट जो है वो सम्मेलन क्या है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट जो यूनाइटेड नेशन की जो सुरक्षा परिषद है उसमें हमने बात की थी कि जो 10 जो है वो अस्थायी सदस्य होते हैं, इन 10 के अंदर में से 5 जो है वो हर साल बदलते रहते हैं। हर देश का जो है वो 2 साल का कार्यकाल होता है। तो इस साल जिन 5 देशों को शामिल किया गया है वो है कौन कौन से? बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया। कौन कौन है भाई? जो यूएनजीए ने किन किन को शामिल किया है? बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लाटविया और लाइबेरिया। ये 5 देश जो है वो इनको अभी वर्तमान के अंदर में शामिल किया गया। इनका कार्यकाल 2 साल का रहेगा। 1 जनवरी 2026 से 2 साल का कार्यकाल इनका जो है वो रहेगा गैर स्थायी सदस्य देशों के रूप में। ये देश जो है वो इनका कुछ 5 देश है, उनका कार्यकाल दिसंबर 2025 इस वर्ष के एंड में खत्म हो जाएगा। वो देश कौन कौन से? तो वो अल्जीरिया है, गुयाना, कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। ये 5 देश हैं। कौन कौन से? अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। ये 5 देश जो है वो इनका कार्यकाल 2025 दिसंबर के अंदर में समाप्त हो जाएगा। और इनके स्थान पर ये 5 देश कौन कौन से? बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लाटविया और लाइबेरिया। कौन कौन से? बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लाटविया और लाइबेरिया। ये 5 देश जो है वो नए संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अस्थायी सदस्य के रूप में ये 5 देश जो है वो शामिल हो जाएंगे। और जो 5 देश और कौन कौन से बच गए? तो ये 5 देश ये बच गए डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। ये 2024 में चुने गए थे। 2 साल का कार्यकाल रहेगा। तो 2026 तक इन 5 देशों का कार्यकाल रहेगा। कुल मिलाकर के जो है वो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 देशों का कार्यकाल इस साल के दिसंबर में एंड हो जाएगा और 2026 से 5 नए देश जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो 10 देशों के बारे में हमने देख लिया। P5 के बारे में भी हमने देख लिया कौन कौन सी P5 कंट्रीज है। तो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। भारत को जो है वो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यकाल रहेगा भारत का 2025 से 28 तक। और पहली बार जो बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव किया गया है तो उसमें भारत जो है वो विजयी रहा है इसके लिए। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के लिए भारत को जो है वो अध्यक्ष चुना गया है। इसकी बारे में देखें, ये
IIAS के बारे में, तो इसकी स्थापना जो 1930 के अंदर में की गई थी। कब की गई थी? 1930 के अंदर में। बेल्जियम के ब्रसेल्स के अंदर में इसका मुख्यालय है। इसके जो है वो 31 सदस्य देश हैं। कितने? 31 सदस्य देश हैं। 20 जो है वो इसके नेशनल सेक्शंस हैं और 15 जो है वो इनके एकेडमिक सेंटर्स हैं, एकेडमिक रिसर्च सेंटर्स जो है वो है। ये वैसे तो जो यूनाइटेड नेशंस है उसका संबंध एक है, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन लोक प्रशासन के रूप में मामलों के अंदर में जो है वो इनसे लगातार जुड़ा हुआ रहता है यूएनओ से, और उनकी सहायता करता रहता है। और भारत की बात करें तो भारत का जो डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस, वो जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व करता है, मेंबर है। 1998 से जो है भारत का मेंबर ये बना हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान भारत को जो है वो अध्यक्षता मिली है कब से कब तक? 2025 से 2028 तक। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की जो अध्यक्षता मिली है। 100 वर्षों के अंदर में ऐसा पहली बार हुआ है कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से जो है वो करवाए गए थे। अभी तक कभी भी बैलेट पेपर के माध्यम से नहीं किए गए। IIAS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की अगर इतिहास के बारे में देखें तो इसकी स्थापना कब हुई? 1930 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रसेल्स के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य देश कितने हैं? 31 जो है इसके सदस्य देश हैं। 20 जो है वो इसके नेशनल सेक्शंस हैं। 15 जो है वो इसके एकेडमिक रिसर्च सेंटर है। वैसे तो ये यूनाइटेड नेशंस का औपचारिक रूप से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी यूएनओ के जो है सक्रिय रूप से ये जुड़ा हुआ है। और भारत की बात करें तो भारत का जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस है वो एज अ मेंबर स्टेट जुड़ा हुआ है। कब से? 1998 से। 1998 से जो है भारत का जो ये प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है वो इसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये हुआ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत को जो है वो यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है उसके जो है वो परिषद के अंदर में चुना गया है 2026 से 2028 के लिए। कब से कब तक के लिए? 2026 से 2028 के लिए। संयुक्त राष्ट्र का एक आर्थिक और सामाजिक परिषद होती है, उसके अंदर में देशों का चुनाव किया जाता है, तो उसमें भारत का चुनाव किया गया। भारत के साथ साथ में तुर्कमेनिस्तान, लेबनान और चाइना, इन 3 देशों को भी चुना गया। किन किन को चुना गया है? तुर्कमेनिस्तान, लेबनान और चाइना को भी जो है वो एशिया पैसिफिक स्टेट्स है उस श्रेणी के अंदर में चुना गया है 2026 से 2028 के लिए। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए जो है वो चुनाव किया गया है। तो ये जो है वो हो गया संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं नॉर शिपिंग। नॉर शिपिंग बेसिकली एक व्यापार मेला है, समुद्री व्यापार मेला है जो कि नॉर्वे के द्वारा करवाया जाता है हर 2 साल में। 1965 से जो है वो लगातार ये व्यापार मेला करवाया जा रहा है। इस बार जो है वो पहली बार भारत के जो है वो इसका प्रतिनिधित्व किया गया। जो हमारे केंद्रीय शिपिंग मंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, वो जो है वो ओस्लो गए थे वहाँ पे, और ओस्लो के अंदर में क्राउन प्रिंस है वहाँ के नॉर्वे के होकोन, इन्होंने संयुक्त रूप से जो है वो इंडिया का एक पेविलियन बनाया गया। इंडिया का व्यापार मेले के अंदर में जो एक पेविलियन बनाया गया है, झांकी बनाई गई एक तरीके से कह सकते हैं, तो वो वहाँ पे पेविलियन, इंडियन पेविलियन का जो है वो इन्होंने उद्घाटन किया। और ये समुद्री आयोजन के अंदर में पहली बार जो है भारत की भागीदारी जो है वो स्थापित की गई है। नॉर्वे के अंदर में नॉर शिपिंग ये एक प्रकार का वैश्विक समुद्री व्यापार मेला है। 1965 से हर 2 साल के अंदर में इसका आयोजन करवाया जाता है। भारत की ओर से हमारे केंद्रीय शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन, इन्होंने जो है वो संयुक्त रूप से ओस्लो के अंदर में इंडिया पेविलियन का उद्घाटन किया था। और भारत जो है वो पहली बार इस उद्घाटन के अंदर में भाग जो है वो ले रहा है नॉर शिपिंग के बारे में। और अगर बात करें तो कोलकाता की एक कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और नॉर्वे की एक कंपनी है कोन्सबर्ग, इनके दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है और समझौते के तहत भारत के अंदर में एक PRV बनाएंगे, पोलर रिसर्च वेसल बनाएंगे, जो कि स्वदेशी रूप से अपना पहला अनुसंधान, ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र होगा, ध्रुवीय अनुसंधान पोत जो है वो बनाएंगे समुद्र के अंदर में। तो ऐसा भारत की कंपनी है कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। और नॉर्वे की है कोंग्सबर्ग,
इन दोनों के बीच में क्या हुआ, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है और इन दोनों के द्वारा जो एक PRV पोलर रिसर्च वेसल ध्रुवीय अनुसंधान पोत, इसकी स्थापना जो है वो की जाएगी, जो कि पोलर रिसर्च के बारे में जो है वो और ज्यादा अनुसंधान जो है वो करेगा। तो इसके बारे में जो है वो देख लेते हैं। दोनों कंपनियों के क्या नाम है, कोलकाता की तो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और नॉर्वे की है कोंग्सबर्ग। क्या नाम है, कोंग्सबर्ग। इन दोनों के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है और ये स्वदेशी रूप से अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV पोलर रिसर्च वेसल जो है वो बनाएंगे और इन दोनों के द्वारा इस समझौते के ऊपर में हस्ताक्षर किए गए हैं। जो हमारे मंत्री जी है सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने मिन्ने हैनल जो एक मेमोरियल बना हुआ है नॉर्वे के अंदर में, उसका भी उद्घाटन किया, जहां पे जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर में 86 भारतीय नाविक जो है वो शहीद हुए थे, तो उनको श्रद्धांजलि वहां पर दी गई। तो नॉर्वे के स्टावन के अंदर में मिन्ने हेलन मेमोरियल का जो दौरा किया मंत्री जी ने, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर में जो 86 भारतीय नाविक शहीद हुए थे, तो उनको वहां पे श्रद्धांजलि जो है वो प्रदान की गई थी। तो ये हो गया हमारा नॉर जो शिपिंग है 2025 का, उसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट UN की जो जनरल असेंबली है उसके बारे में कुछ न्यूज है। उसमें मैं ये लिखा हुआ है कि 2026 को जो है वो अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर घोषित किया गया है। करेंगे क्या इसमें, संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका USA उसने जो है प्रस्ताव लाया था और सबने जो है सर्वसम्मति के साथ में पारित किया। ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि महिलाओं की क्या बढ़ाई जाए, भूमिका बढ़ाई जाए, लैंगिक असमानता है उसको कम किया जाए और महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए। तो ये जो है वो 2026 को, तो हमें याद ये रखना है कि कौन सा वर्ष जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। तो 2026 को, अगला साल जो है वो उसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर घोषित किया गया, डिक्लेयर किया गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका USA ने प्रस्ताव किया था, सबने सम्मति दी, तो इसको घोषित कर लिया गया। खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन के अंदर महिला किसानों की प्रमुख भूमिका को उजागर करना, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये जो है वो ईयर 2026 को जो है वो घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2025 कहाँ किया गया था, तो फ्रांस का एक शहर है नीस के अंदर में इसका आयोजन किया गया था। यूरोप के अंदर में पहली बार जो है वो इसका आयोजन हुआ है और तटीय क्षेत्र है उनकी सुरक्षा के लिए जो है वो ये आयोजन किया जाता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी इसके अंदर में वर्चुअली भाग लिया था और 5 जो प्राथमिकताएं उनको भी रेखांकित किया था, जो कि नॉर्मल है। आप एक बार पढ़ लेंगे आपकी मैगजीन तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली हमें याद ये रखना है कि आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ जो है वो आयोजित किया गया था, नीस फ्रांस के अंदर में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, फ्रांस के नीस शहर के अंदर में आयोजित किया गया था। और जो तटीय क्षेत्र हैं उनके जो है वो किस तरीके से उनकी सुरक्षा इंश्योर की जाए, उसके लिए जो है वो ये आयोजित किया गया था। और भारत के प्रधानमंत्री जो है वो उन्होंने इस सम्मेलन के अंदर वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉल के माध्यम से, जो है VC के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया था। तो ये 5 बातें जो है वो भारत की प्रधानमंत्री जी ने बताई थी, वो आप नोट्स के अंदर में से देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का एक आर्थिक समुदाय है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन। इनका जो है वो समुदाय 1975 के अंदर में पहली बार इन्होंने बनाया था और इनकी 50वीं वर्षगांठ जो है पूरी हो रही है। तो इसके माध्यम से जो है ये अपनी वर्षगांठ मनाई है इन्होंने। 1975 के अंदर में इन्होंने लागोस की संधि के ऊपर में हस्ताक्षर किया था। कौन सी संधि के ऊपर में, लागोस की संधि के ऊपर में हस्ताक्षर किया था। उसके माध्यम से इनका जो है वो आर्थिक समुदाय, जो इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी थी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज की, वर्तमान के अंदर में 12 सदस्य, इनके पहले 15 हुआ करते थे। बुर्किना फासो, माली और नाइजर,
ये 2024 जनवरी के अंदर में इस संगठन से हट गए थे। तो इसका मुख्यालय जो है वो नाइजीरिया के अबुजा के अंदर में है, और जो पश्चिमी अफ्रीका के जो देश हैं उनका जो है वो एकीकरण को और साझा विकास को बढ़ावा देने के लिए ये जो संगठन बनाया गया है। तो पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का एक आर्थिक समुदाय है, इकोनॉमिक कम्युनिटी है ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। इनकी स्थापना जो 1975 में लागोस संधि के माध्यम से की गई थी, तो इस स्थापना को 50 साल हो गए, इसलिए जो है वो ये समुदाय अपनी वर्षगांठ मना रहा था। और इसके अंदर में वर्तमान के अंदर में 12 राष्ट्र हैं, शुरू के अंदर में 15 हुआ करते थे। तो 3 राष्ट्र कौन कौन से, बुर्किना फासो, माली और नाइजर, ये जनवरी 2024 के अंदर में हट गए थे। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नाइजीरिया के अबुजा के अंदर में इनका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है अबुजा, नाइजीरिया के अंदर में है। और आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए इनके द्वारा ये संगठन जो है वो बनाया गया था। तो नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट है वर्ल्ड एक्सपो 2025। ये इसका आयोजन जापान के ओसाका में हुआ। कहाँ हुआ था, प्लेस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जापान के ओसाका में हुआ था। और इसकी जो थीम है वो हमें पता होनी चाहिए, डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स। क्या थीम थी, डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स। कहाँ पे हुआ था, ओसाका, जापान के अंदर में हुआ था। जापान का शहर है ओसाका, वहां पे वर्ल्ड एक्सपो 2025 जो हुआ था। भारत की बात करें तो भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इन्होंने जो है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इनके द्वारा एक भारत मंडपम जो है वो तैयार करवाया था। भारत का एक मंडपम, यानी कि एक जो एक्सपो के अंदर में जो प्रदर्शनी लगती है वो भारत की एक प्रदर्शनी लगवाई थी। और ये प्रदर्शनी जो है वो अजंता गुफाओं से बोधिसत्व जो है पद्म पाणी, उसके ऊपर में केंद्रित थी। किस पे केंद्रित थी, बोधिसत्व पद्म पाणी के ऊपर में केंद्रित थी। भारत का मंडपम किसने बनाया था, संस्कृति मंत्रालय के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा डिजाइन किया गया था। और बोधिसत्व पद्म पाणी के ऊपर में ये जो अजंता गुफाओं की जो बोधिसत्व पद्म पाणी है उसके ऊपर में केंद्रित था। तो ये जो हो गया वर्ल्ड एक्सपो 2025 के बारे में, ओसाका जापान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो संयुक्त राष्ट्र का जो है वो महासागर सम्मेलन हुआ तीसरा, फ्रांस और कोस्टा रिका के द्वारा जो है वो आयोजित किया गया, मेजबानी की गई थी। ये भी फ्रांस के नीस शहर के अंदर में ही आयोजित किया गया था। इसकी जो है वो थीम देखें तो थीम थी महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी अभिनेताओं को, एक्टर्स को संगठित करना। एक्टर्स, अभिनेताओं का मतलब वो एक्टर्स नहीं है, इसका मतलब स्टेट्स को जो है वो संगठित करना और कार्रवाई के अंदर में तेजी लाना। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि तीसरा सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र महासागर का किसके किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो फ्रांस और कोस्टा रिका के द्वारा आयोजित किया गया। कहाँ हुआ, तो फ्रांस के नीस शहर के अंदर में जो है वो इसका आयोजन किया गया था। और इसके अंदर में जो प्रमुख परिणाम अगर हम देखें तो एक नीस महासागर कार्य योजना का जो है वो शुरू की गई थी। नीस ओशियन एक्शन प्लान जो है वो शुरू किया गया था। नीस महासागर कार्य योजना, नीस ओशियन एक्शन प्लान जो है वो ये लॉन्च किया गया था। समुद्र के संरक्षण और सतत मत्स्य पालन के लिए 1 बिलियन पाउंड का जो है वो यूरोपियन ईयू का जो है वो फंड जो है वो इसका संघ निधि का जो निर्माण किया जाएगा, इसके बारे में जो है वो इनकी सहमति बनी है। फिर कोरल रीफ के लिए जो है इंडोनेशिया और वर्ल्ड बैंक के द्वारा कोरल बॉन्ड जारी किए गए। तो ये ध्यान रखने की बात है कि भाई जो तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन हुआ था उसमें किन देशों के द्वारा कोरल रीफ बॉन्ड जो है वो शुरू किया गया है, तो इंडोनेशिया और वर्ल्ड बैंक। देश तो हो गया इंडोनेशिया और संस्था हो गई वर्ल्ड बैंक, इनके द्वारा कोरल बॉन्ड जो है वो शुरू किया गया है। और एक ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन चैलेंज जो है वो शुरू किया गया है। किसके लिए जो है वो किसके द्वारा, फ्रांस और ब्राजील के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया, फ्रांस और ब्राजील के द्वारा एक ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन चैलेंज, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन चैलेंज शुरू किया गया इनके द्वारा कि भाई कौन कितना नेशन, कौन सा नेशन जो है वो कंट्रीब्यूशन ज्यादा करता है, उससे संबंधित जो है फ्रांस और ब्राजील के द्वारा ये
नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन चैलेंज जो है वो शुरू किया गया। भारत के जो केंद्रीय पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने जो है वो इसके अंदर में सम्मेलन के अंदर में भाग लिया था। और चौथा जो सम्मेलन होगा, ये तीसरा था, ये चौथा सम्मेलन जो है वो चिली और कोरिया के अंदर में 2028 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? एक तो चिली और कोरिया के अंदर में। कब आयोजित किया जाएगा? 2028 के अंदर में चौथा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाएगा, इनकी सह मेजबानी के द्वारा आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का जो है वो 113वां सम्मेलन किया गया स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंदर में। कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंदर में। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है हमारा आईएलओ है, उसका सर्वोच्च नीति निर्धारण जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है आईएलओ की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, उसका क्या नाम है? आईएलसी, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। और कहाँ आयोजित किया गया इसका जो अधिवेशन है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में आयोजित किया गया। और भारत की ओर से जो भारत के केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने जो है वो इसके अंदर में पार्टिसिपेशन किया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के बारे में था। इसके मुख्य परिणाम अगर हम देखें तो भारत ने काफी इंप्रूवमेंट किया है। भारत में देखें तो 2017 के अंदर में जो बेरोजगारी दर थी वो 6% हुआ करती थी, वो घट करके 3.2% हो गई। इन्होंने जो है वो कुछ मुख्य चीजों के बारे में बताया कि 2017 के अंदर में जो बेरोजगारी दर थी भारत में, बेरोजगारी जो दर थी वो 2017 के अंदर में 6% थी, और वो जो है वो अब घट करके 2024 के अंदर में 3.2% हो गई। 2024 के अंदर में घट करके 3.2% हो गई। और अगर सामाजिक सुरक्षा कवर की बात करें तो भारत के अंदर में 2019 के अंदर में 24% जो लोग हैं, 24.4% सामाजिक सुरक्षा के दायरे के अंदर में थे, जो कि बढ़ करके अब 64.3% हो गए हैं 2025 में। 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर के 64.3% हो गया है। अब लगभग 94 करोड़ लोगों को जो है वो सामाजिक सुरक्षा जो है वो प्राप्त है, और इस प्रकार से सर्वाधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए दुनिया के अंदर में दूसरे स्थान पर भारत पहुंच चुका है। और सोशल सुरक्षा के आगे चल करके एक टर्म और होता है सोशल प्रोटेक्शन, सामाजिक संरक्षण। उसका कवरेज 2015 के अंदर में भारत में 19% था। कितना था? 19%। और वो भी बढ़कर के 64.3% हो गया है। और आईएलओ के द्वारा कहा गया है कि भाई सारा डेटा जो है वो आईएलओ स्टैट नाम का एक डेटाबेस होना चाहिए, उसके ऊपर में सारा डेटाबेस सभी कंट्रीज को अपलोड करना होता है। तो ये संरक्षण कवरेज डेटा को अपडेट करने वाला भारत जो है वो विश्व के अंदर में पहला देश बन गया है। तो ये जो है वो प्रमुख कुछ बातें थी किससे संबंधित? अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो आईएलओ का नीति निर्धारण करने वाला सर्वोच्च निकाय है, हाईएस्ट बॉडी है, इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में हुआ। भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसके अंदर में पार्टिसिपेट किया था। और मुख्य परिणाम देखें तो बेरोजगारी की जो दर है वो वर्ष 2017 के अंदर में 6% थी, जो घट करके 2024 के अंदर में 3.2% हो गई। सामाजिक सुरक्षा का कवरेज 2019 के अंदर में 24.4% था, जो कि बढ़कर के 2025 में 64.3% हो गया। भारत में नागरिकों को लगभग कितने लोगों को? 94 करोड़ नागरिकों को जो है सोशल सिक्योरिटी कवर के अंदर में जो है वो शामिल कर दिया गया है। और दुनिया के अंदर में भारत दूसरे स्थान पर है अभी वर्तमान में। सोशल सिक्योरिटी के बाद में अगर सोशल प्रोटेक्शन की बात करें, सामाजिक संरक्षण की बात करें, तो 2015 में केवल 19% जनसंख्या जो है वो भारत की सोशल प्रोटेक्शन के अंदर कवर थी, और 2025 में भी ये भी बढ़कर के 64.3% हो गई है। और आईएलओ स्टैट्स के बारे में जो मैंने आपको बताया पहले, आईएलओ स्टैट डेटाबेस जो है वो 2025 के अंदर में सामाजिक संरक्षण कवरेज डेटा को अपडेट करने वाला विश्व स्तर पर भारत जो है वो पहला देश बन गया है। तो सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी बेसिकली एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर में नागरिकों को जो है वो स्वास्थ्य का, आजीविका का, वृद्धावस्था के अंदर में बेरोजगारी से सुरक्षा, आपदा से सुरक्षा, इन सब से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, कितने लोगों को कवर कर रही है, तो इनका जो है वो माप
मापन किया जाता है। और भारत के अंदर में बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलती है, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार बहुत सारे लोगों को फ्री के अंदर में जो अनाज उपलब्ध करवाती है। अटल पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन दिलवाती है। आयुष्मान भारत के माध्यम से इलाज जो है वो संभव हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मकान बने हैं। जल जीवन योजना के तहत पेयजल की सुविधा जो है वो प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से कई सारी योजनाएं जो है वो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के अंदर में भारत में सहायक हुई है। तो ये जो है वो सामाजिक सुरक्षा और आईएलसी के बारे में हमने देखा। इसके बाद में जो है वो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन, IALA। इसका जो है वो भारत ने फ्रांस के नीस में आयोजित हुआ था ये जो सम्मेलन है, और इसके भारत ने भाग लिया था। और भारत जो है वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष है, और ब्राजील जो है वो इसका क्या है, अध्यक्ष है। तो फ्रांस के नीस के अंदर में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ आयोजन किया गया था इस सम्मेलन का? फ्रांस के नीस के अंदर में। काफी बड़ा शहर है, काफी पॉपुलर शहर है। और भारत वर्तमान में IALA का उपाध्यक्ष है, और ब्राजील कौन है इसका? अध्यक्ष। ब्राजील जो है वो इसका अध्यक्ष है। तो नौवहन सहायता के लिए जो है वो इंटर गवर्नमेंटल संगठन का प्रमुख निर्णय लेने वाला निकाय जो है वो इसकी परिषद जो है वो हुआ करती है। तो ये IALA के बारे में हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट है 11वां ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम जो है वो आज ही आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? ब्राजील के ब्रासिलिया के अंदर में। और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने जो है वो भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। और भारत ने जो है वो आतंकवाद विरोधी जो है वो वहां पे नीति अपनाते हुए शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने के ऊपर में जोर भी दिया। और भारत को जो अगली 2026 के अंदर में आयोजित होने वाली ब्रिक्स का संसदीय मंच होगा उसकी अध्यक्षता जो है वो दी गई है। तो भारत जो है वो 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता करेगा, जो कि कब आयोजित होगा? 2026 के अंदर में आयोजित किया जाएगा। तो वर्तमान के अंदर में तो कहाँ आयोजित किया गया था? 11वां ब्रासिलिया, ब्राजील के अंदर में। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किया। वहां पे आतंकवादी विरोधी नीति अपनाई गई भारत के द्वारा। और 12वां जो सम्मेलन होगा ब्रिक्स का संसदीय मंच जो है वो उसकी अध्यक्षता किसको मिली है? भारत को जो है वो इसकी अध्यक्षता प्राप्त हुई है। इसके बाद में जो है हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 9वीं जो संयुक्त रक्षा समिति है, ज्वाइंट डिफेंस मीटिंग हुई है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में जो है वो डिफेंस की मीटिंग आयोजित की गई थी। और भारत की जो डिफेंस सेक्रेटरी है राजेश कुमार सिंह, उन्होंने जो है वो इसमें भाग लिया था। और पनडुब्बी के क्षेत्र के अंदर में 2 सहयोग जो है वो 2 समझौते जो है वो किए गए हैं। तो ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम। यूएन की हैबिटेट महासभा, यूएन हैबिटेट जनरल असेंबली जो है वो केन्या, नैरोबी जो है वो एक देश है केन्या के अंदर में। नैरोबी जो है वो केन्या के अंदर में एक शहर है, वहां पर जो है वो इसका आयोजन किया गया था, यूएन हैबिटेट जनरल असेंबली। और वहां पर जो है वो एक रणनीतिक योजना बनाई गई थी, एक कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया था 2026 से 2029 के लिए, यूएन हैबिटेट की रणनीतिक योजना। तो जो है वो शहरों और समुदायों में समावेशी जलवायु अनुकूल न्याय संगत विकास को गति देने के लिए यूएन हैबिटेट की रणनीतिक योजना 2026 से 2029 को अपनाया गया है। और मलेशिया जो है वो 2025 से 2027 तक जो यूएन हैबिटेट की महासभा है उसके राष्ट्रपति का पद जो है वो संभालेगा। तो ये हमको इतना जो है वो याद होना चाहिए। तो आई होप जो है वो आज के लेक्चर के लिए इतना जो है वो काफी रहेगा। जो चीजें बच गई है उनको जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर में रिकॉर्ड कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर में आपको जो है वो ये सारी चीजें जो प्राप्त हो जाएगी। तो इस क्लास के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।